नमस्कार, मैं डॉक्टर संदीप शुक्ला, सहायक प्राध्यापक वनस्पति शासकीय ईवीपीजी महाविद्यालय कोरबा। आज के टॉपिक में हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन की चर्चा करने वाले हैं और विशेष तौर पर ऑक्सिन हार्मोन की। ऑक्सिन हार्मोन या प्लांट हार्मोन छत्तीसगढ़ में संचालित विश्वविद्यालयों के बीएससी फाइनल ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र पे और एमएससी बॉटनी सेकेंड सेमेस्टर के 4th सेमेस्टर में सम्मिलित है। हम आज ऑक्सिन हार्मोन की चर्चा करेंगे। ये एक बहुत महत्वपूर्ण हार्मोन है। इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि ये सबसे पहले ढूंढा गया, इसलिए भी महत्वपूर्ण है कि इसके कई सारे फिजियोलॉजिकल रोल होते हैं, और इसलिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है कि यह दूसरे हार्मोन खासकर साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड के साथ मिलकर के प्लांट में तरह तरह के फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करता है। तो आइए शुरू करते हैं। हम ऑक्सिन हार्मोन पढ़ें उससे पहले हम ब्रीफ में प्लांट हार्मोन क्या है ये समझ लेते हैं। इससे हमारा एक बेस तैयार होगा और हमें आसानी होगी कि हम बाकी दूसरे हार्मोन को काफ़ी अच्छे से समझ पाएंगे। इस पूरे टॉपिक पे हम प्लांट हार्मोन या फाइटो हार्मोन की ही बात करेंगे, क्योंकि प्लांट हार्मोन और एनिमल हार्मोन में कुछ बेसिक डिफरेंसेस होते हैं। तो हम प्लांट हार्मोन के केस में ही, प्लांट हार्मोन के रेफरेंस में ही इस पूरे टॉपिक को डील करेंगे। हार्मोन का जो लिटरली मीनिंग होता है वो होता है आई अरोज टू ग्रोथ, यानी ऐसे सारे सब्सटेंस जो ग्रोथ को एक्टिवेट करते हैं, उन सबको हम हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। और ये जो पर्टिकुलर हार्मोन शब्द है वो सबसे पहले स्टर्लिंग ने यूज किया था, और इन्हीं हार्मोन के लिए ग्रोथ हार्मोन शब्द जूलियन वान सॉक्स के द्वारा इस्तेमाल किया गया। हमने देखा कि हार्मोन टर्म का सबसे पहले उपयोग स्टर्लिंग ने किया था, और ये टर्म स्पेशली एनिमल के केस में किया गया था, एनिमल में पाए जाने वाले कुछ सब्सटेंस को डिस्क्राइब करने के लिए। और ये कहा गया कि एनिमल में कुछ ऐसे सब्सटेंस हैं जो ग्लैंड्स में बनते हैं, ब्लड के द्वारा सर्कुलेट होते हैं बॉडी के अलग अलग भागों पे, और अपने प्रोडक्शन साइट से दूर जा करके वह अपनी एक्टिविटी शो करते हैं, अपना रोल प्ले करते हैं। पर प्लांट के केस में इस डेफिनेशन को हम सही नहीं मान सकते, क्योंकि प्लांट में ना ही ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम पाया जाता है, ना ही ग्लैंड जैसी कोई स्थिति पाई जाती है। जो प्लांट हार्मोन है उनको हमने उनकी एक्टिविटी के आधार पर दो भागों में डिवाइड किया हुआ है। आप इस चीज को ध्यान रखिएगा कि जो प्लांट हार्मोन है वो हमेशा ग्रोथ को प्रमोट नहीं करते हैं। कुछ ऐसे हार्मोन भी हैं जो ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, पर इसका यह मतलब नहीं है कि उनकी आवश्यकता नहीं है प्लांट में। वो ग्रोथ को भले इनहिबिट करते होंगे, पर वो डेवलपमेंट में, डिफरेंशिएशन में मददगार होते हैं, तो उनका भी एक इंपॉर्टेंट रोल होता है। प्लांट के अंदर में जो 5 तरह के नेचुरल हार्मोन पाए जाते हैं उनको हमने उनकी एक्टिविटी के आधार पर 2 भागों में डिवाइड किया हुआ है। एक भाग जो ऊपर की ओर आप देख रहे हैं उसमें हमने ग्रोथ प्रमोटर्स को रखा है, ऐसे प्लांट हार्मोन जो ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिसपे मुख्य रूप से इंडोल एसिटिक एसिड जिसे हम ऑक्सिन कहते हैं, जिबरेलिक एसिड और साइटोकाइनिन है। ये 3 ऐसे हार्मोन हैं जो किसी न किसी तरह से प्लांट के अंदर में ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, चाहे वो सेल डिवीजन हो, चाहे सेल इनलॉन्गेशन हो, उसके द्वारा। जो बाकी के 2 हार्मोन हैं, एब्सिसिक एसिड और इथिलीन, इन्हें हम ग्रोथ इनहिबिटर्स कहते हैं, क्योंकि प्लांट की ग्रोथ में सीधे सीधे इनका कोई रोल नहीं होता। इनका रोल अलग अलग तरह की फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी में होता है, अलग अलग तरह के डेवलपमेंट में होता है। 1960 तक हमको 5 ऐसे प्लांट हार्मोन का पता चल चुका था जो प्लांट बॉडी के अंदर नेचुरली सिंथेसाइज होते हैं, तो हम इनको प्लांट हार्मोन की कैटेगरी में रखते हैं। उसके बाद जितने भी प्लांट हार्मोन डिस्कवर किए गए, ढूंढे गए, उनको हम एक अलग तरह की कैटेगरी में रखते हैं, इसे हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर्स कहते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर में नेचुरल रूप से पाए जाने वाले प्लांट हार्मोन है ऑक्सिन, साइटोकाइनिन, जिबरेलिन, इथिलीन और एब्सिसिक एसिड। इसके अतिरिक्त जो हार्मोन पाए जाते हैं वो प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर कहलाते हैं, जिसमें ब्रेसिनोस्टेरॉइड्स है, सैलिसिलिक एसिड है, जैस्मोनिक एसिड है और सिस्टामिन है। सैलिसिलिक एसिड और जैस्मोनिक एसिड ये सिग्नलिंग मॉलिक्यूल हैं,
तो सिग्नलिंग में इनका इम्पॉर्टेंट रोल होता है। इसके अलावा जो सिंथेटिक हार्मोन होते हैं उन्हें भी हम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर के अंतर्गत रखते हैं। पौधों के संदर्भ में पादप हार्मोन की, प्लांट हार्मोन की बहुत सारी परिभाषाएं हैं, पर जो सबसे रिकॉग्नाइज परिभाषा है जिसे पिंकस एंड थीमन ने 1948 में दिया था, उसे हम सबसे अच्छी परिभाषा मान सकते हैं। इस परिभाषा के अनुसार प्लांट हार्मोन ऐसे ऑर्गेनिक सब्सटेंस हैं जो प्राकृतिक रूप से पौधों के अंदर बनते हैं और जहां पर ये बनते हैं उससे दूर जाकर के किसी दूसरे भागों में जाकर के ये अपना फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं और ये बहुत माइन्यूट क्वांटिटी में ही एक्टिव होते हैं। तो प्लांट के अंदर में इनको अपना फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करने के लिए बहुत कम मात्रा की आवश्यकता होती है। चलिए, तो हमने मोटे मोटे तौर पर प्लांट हार्मोन के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली है। अब हम अपने मूल टॉपिक पे आते हैं जो आज हमको अध्ययन करना है, और हमें अध्ययन करना है ऑक्सिन प्लांट हार्मोन का। ऑक्सिन एक ग्रीक शब्द है जिसका मतलब होता है टू इनलार्ज। तो इसके नाम से ही क्लियर है कि ये पौधों के अंदर में लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को बढ़ाने में मददगार होता है। बेसिकली जो ऑक्सिन है वो कोई एक केमिकल नहीं है, यह केमिकल्स का ग्रुप है जिनकी प्रॉपर्टी एक जैसी होती है, और वो प्रॉपर्टी होती है पौधों के भागों की, खासकर स्टेम या कोलियोप्टाइल की लंबाई बढ़ाना। तो काफी सारे केमिकल हैं जिनको हम ऑक्सिन के अंतर्गत रखते हैं। तो ऑक्सिन हार्मोन मुख्य तौर पर स्टेम और कोलियोप्टाइल पर काम करते हैं। ऑक्सिन पहला प्लांट हार्मोन है जो डिस्कवर किया गया। यह फोटोट्रॉपिक और जियोट्रॉपिक रिस्पांस के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और अनेक तरह के ऑक्सिन के बारे में हमको जानकारी है। इनमें से जो सबसे कॉमन है और बहुत महत्वपूर्ण है वह है इंडोल एसिटिक एसिड, जिसे हम IAA के रूप में जानते हैं। हम आगे बढ़ने से पहले ऑक्सिन की डिस्कवरी भी देख लें कि इसकी खोज कैसे हुई। ऑक्सिन के बारे में जो इनिशियल आइडिया हमको मिला वो चार्ल्स डार्विन और उनके पुत्र के काम से हमको प्राप्त हुआ। डार्विन काम कर रहे थे कैनेरी ग्रास के, फेलारिस कैनेरियंसिस ग्रास के कोलियोप्टाइल पर, और चार्ल्स डार्विन का काम था प्लांट मूवमेंट पर। वो ऑक्सिन पर या प्लांट हार्मोन पर काम नहीं कर रहे थे, वो ये देखना चाह रहे थे कि कोलियोप्टाइल में मूवमेंट कैसे होती है। कोलियोप्टाइल बेसिकली जो सीडलिंग की लीफ होती है उनके चारों ओर पाए जाने वाला प्रोटेक्टिंग कवर होता है। तो डार्विन ने अपने काम में ये देखा कि जब इस कोलियोप्टाइल पर हम लाइट देते हैं, इसको इल्यूमिनेट करते हैं, तो कोलियोप्टाइल में बेंडिंग होती है, कर्वेचर मूवमेंट होती है, और वह मूवमेंट लाइट के टुवर्ड्स ही होती है, लाइट की तरफ ही होती है। तो इस तरह की गतिविधि, इस तरह का मूवमेंट डार्विन ने अपने काम पे देखा और अपने इस कार्य को, अपनी इस उपलब्धि को उन्होंने अपनी बुक द पावर ऑफ मूवमेंट इन प्लांट्स में प्रकाशित किया। इस डायग्राम में हम डार्विन और बॉयसन जेनसन के काम को एक साथ देख सकते हैं। आपने इसके पहले देखा कि डार्विन ने यह पाया था कि अगर हम कोलियोप्टाइल को इल्यूमिनेट करें, लाइट दें, तो लाइट की दिशा में कोलियोप्टाइल में बेंडिंग होती है, कर्वेचर मूवमेंट होती है। इस डायग्राम पे आप देखिए, आपको बहुत सारी चीजें एक साथ देखने को मिलेगी। हम पहले डायग्राम से देखते हैं। जो सबसे पहला डायग्राम है ये कंट्रोल स्थिति में हो रहा है, नॉर्मल स्थिति पे। तो अगर हम इस तरह के कोलियोप्टाइल को लाइट देते हैं तो उसमें आपको बेंडिंग मूवमेंट दिखाई दे रही है लाइट की ओर। दूसरे डायग्राम में आप देखेंगे कि हम कोलियोप्टाइल का अगर टिप रिमूव कर दें तो बेंडिंग मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देती है। तीसरे डायग्राम में आप देख रहे हैं कि जो कोलियोप्टाइल का टिप है उसको कवर कर दिया गया है एक केप से, जिससे लाइट अंदर नहीं जा पाती है। तो उस स्थिति में भी कोलियोप्टाइल सीधे ग्रोथ कर रहा है, लाइट की ओर उस पर बेंडिंग हमको नहीं दिखाई देगी। जो फोर्थ डायग्राम है इस पे हमने टिप को कवर किया हुआ है, पर जो हमारा केप है वो ट्रांसपेरेंट है, जिससे सनलाइट अंदर की ओर जा सकती है, और इसमें भी आपको बेंडिंग दिखाई देगी। और इसके बाद जो फिफ्थ डायग्राम है वो देखिए, केप को हमने कोलियोप्टाइल के बेस पे रखा हुआ है और आप देखें कि इस कोलियोप्टाइल पर लाइट की ओर बेंडिंग मूवमेंट हो रही है। तो इतना काम डार्विन का था। इस काम से हमको इतनी जानकारी जरूर मिल गई है कि बेंडिंग मूवमेंट होने के लिए लाइट की जरूरत पड़ती है और कोलियोप्टाइल का टिप भी जरूरी है।
जब टिप इल्यूमिनेट होगा उसी स्थिति में आपको ये कर्वेचर मूवमेंट दिखाई देगी, अदरवाइज कर्वेचर मूवमेंट हमको दिखाई नहीं देगी। तो लाइट की जरूरत है और टिप की जरूरत है, ये डार्विन के एक्सपेरिमेंट से हमको पता चल गया था। इस काम को फिर आगे बढ़ाया बायसन और जेन्सेन नाम के दो साइंटिस्ट ने। आप देखें जो 6 नंबर का डायग्राम है, वहां बायसन एंड जेन्सेन ने क्या किया कि कोलियोप्टेल के टिप को रिमूव किया और कोलियोप्टेल के लोअर पार्ट और टिप के बीच में एक जिलेटिन ब्लॉक रख दिया। तो जब जिलेटिन ब्लॉक रखा जाता है उस स्थिति में भी कर्वेचर मूवमेंट हो रही है लाइट की ओर, वो जो कोलियोप्टेल है वो बेंड होता है। और अगर हम टिप को काटकर उसके नीचे एक माइका की शीट रख दें तो कर्वेचर मूवमेंट नहीं होती, कोलियोप्टेल सीधे ऊपर की ओर ग्रोथ करता है। तो बायसन एंड जेन्सेन के काम से हमको ये पता चलता है कि टिप पे जरूर कोई ना कोई सब्सटेंस का प्रोडक्शन होता है और वो सब्सटेंस ट्रांसलोकेट होकर के कोलियोप्टेल के लोअर पार्ट में आते हैं जहां पर वो कर्वेचर मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। जिलेटिन ब्लॉक चूंकि ऑब्जर्वेंट के जैसे काम करता है, उसमें कोई सब्सटेंस को एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है, तो ये माना जाता है कि टिप में जो सब्सटेंस बने, जो केमिकल बने, वो जिलेटिन ब्लॉक में एब्जॉर्ब हुए और वो नीचे आकर के कोलियोप्टेल पर बेंडिंग मूवमेंट को परफॉर्म करते हैं। अंतिम वाला जो डायग्राम है जिसपे हम देख रहे हैं कि हमने माइका शीट डाली हुई है टिप के नीचे, तो माइका एब्जॉर्बेंट नहीं है, वह अपने में किसी लिक्विड को एब्जॉर्ब नहीं करता है। और चूंकि वो एब्जॉर्बेंट के जैसे काम नहीं करता है, तो जो टिप पे बना हुआ केमिकल है वो लोअर पार्ट ऑफ द कोलियोप्टेल पे पहुंच नहीं पाता है और हमको बेंडिंग मूवमेंट दिखाई नहीं देगी। देखिए ये भी बायसन एंड जेन्सेन का काम है और इस एक्सपेरिमेंट से हमको लाइट की डायरेक्शन का इंपॉर्टेंस पता चलता है। आप पहले डायग्राम पे देखें, कोलियोप्टेल पे हमने माइका शीट लगाई हुई है लेफ्ट साइड पे, और राइट साइड से अगर हम इसको प्रकाश देते हैं तो आपको किसी भी तरह की ग्रोथ मूवमेंट नहीं दिखाई देगी, कर्वेचर मूवमेंट नहीं दिखाई देगी। और दूसरे डायग्राम पे हमने राइट साइड से ही लाइट दी हुई है और जो माइका शीट है उसे भी राइट साइड पे ही लगाया हुआ है, तो हमको कर्वेचर मूवमेंट दिखाई देती है। इसका रीजन ये है कि लाइट जिस डायरेक्शन से आती है उसके अपोजिट डायरेक्शन पर, अपोजिट सरफेस पर ग्रोथ मूवमेंट होती है, कर्वेचर मूवमेंट होती है। तो चूंकि हम राइट साइड से लाइट दे रहे हैं पहले डायग्राम पे और हमने लेफ्ट साइड पर माइका शीट लगाई हुई है, तो उस तरफ आपको ग्रोथ दिखाई नहीं देगी। पर दूसरे डायग्राम पे आप देखें, राइट साइड से हम लाइट दे रहे हैं और हमने माइका शीट भी राइट साइड ही लगाई है, तो जो उसके अपोजिट सरफेस है, लेफ्ट साइड की सरफेस है, उसको ग्रोथ करने के लिए जगह मिल जाती है और इस पे आसानी से ग्रोथ मूवमेंट हमको दिखाई देती है। ऑक्सीजन की खोज में पॉल नाम के साइंटिस्ट का भी योगदान था और पॉल ने देखा कि अगर हम कोलियोप्टेल के टिप को रिमूव कर दें और इसेंट्रली रखें, किसी एक तरफ सरका के रखें, तो जिस तरफ हम टिप को सरका के रखते हैं उस ओर प्लांट में ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट हमको दिखाई देती है। अगर आप लेफ्ट साइड पर, जैसा कि आप बीच वाले डायग्राम में देख रहे हैं, हमने टिप को लेफ्ट साइड सरका के रखा है तो लेफ्ट साइड पर आपको मूवमेंट होते हुए दिखाई दे रही है। अगर हम इसे राइट साइड पे रखेंगे तो राइट साइड पर भी आपको ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट दिखाई देगी। देखिए ये FW वेंट का एक्सपेरिमेंट है और ऑक्सीजन की खोज का जो वास्तव में क्रेडिट जाता है, जो श्रेय जाता है, वो FW वेंट को ही जाता है। इन्होंने काम किया था एविना सटाइवा के कोलियोप्टेल पर और इस डायग्राम से आपको ऑक्सीजन के बारे में पूरे तौर पर जानकारी प्राप्त हो जाती है। अब देखें यहाँ पर पहले डायग्राम पे कोलियोप्टेल का टिप रिमूव किया गया है और इस टिप में पिंक कलर से ऑक्सीजन को शो किया गया है। तो ऑक्सीजन हार्मोन इस पे भरा हुआ है, इसे हम रखते हैं एक अगर के ब्लॉक पर। अगर भी एब्जॉर्बेंट जैसा ही काम करता है, इन टिप पे रखा हुआ है, वो डिफ्यूज होकर के अगर ब्लॉक में आ जाते हैं। आप देखें अगर ब्लॉक का कलर पिंक हो गया, इसका मतलब है कि उस पर डिफ्यूज होकर के ऑक्सीजन आ गए हैं। और अगर इस अगर ब्लॉक को हम कोलियोप्टेल पर रखें जिसका टिप हमने रिमूव कर दिया गया है, तो आपको ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट उस पर होती हुई दिखाई देगी। यहाँ पर टिप नहीं है, पर टिप के बदले जो अगर ब्लॉक है वो काम कर रहा है, वो भी ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर कर रहा है लोअर पार्ट में। तो आप देखें जो आपके राइट साइड के डायग्राम है उसमें हम देखें, अगर हम अगर ब्लॉक को राइट साइड पे रखते हैं तो राइट साइड पे ग्रोथ होती है, लेफ्ट साइड पे रखते हैं तो लेफ्ट साइड पे ग्रोथ होती है, क्योंकि उसी डायरेक्शन पे अगर ब्लॉक से लीज्ड होकर के ऑक्सीजन कोलियोप्टेल पर पहुंचता है।
तो कोलियोप्टेल पे भी आपको पिंक कलर का ऑक्सिन का प्रेजेंस दिखाई दे रहा है। जिस तरफ ऑक्सिन हार्मोन का प्रेजेंस है उस तरफ आपको ग्रोथ कर्वेचर मूवमेंट दिखाई देगी। जो लेफ्ट साइड पे डायग्राम है यहाँ पर ये कंट्रोल्ड कंडीशन है। हमने कोलियोप्टेल का टिप रिमूव किया है और उसके ऊपर हमने अगर ब्लॉक ही रखा हुआ है, पर इस अगर ब्लॉक में ऑक्सिन नहीं है, ये प्लेन अगर ब्लॉक है और इस स्थिति में आपको किसी भी तरह की ग्रोथ मूवमेंट होती हुई दिखाई नहीं देगी। जब वेंट के द्वारा ऑक्सिन हार्मोन की खोज कर ली गई, उसके बाद अनेक वैज्ञानिकों ने अलग अलग समय पर कई तरह के ऑक्सिन ढूंढे, आइसोलेट किए। इनमें ह्यूमन यूरिन से सर्वप्रथम ऑक्सिन ए आइसोलेट किया गया कोगलर स्मिथ के द्वारा 1931 में। और ये जो ऑक्सिन ए था, केमिकली ये ऑक्सिन ट्रियोलिक एसिड था, जिसका फार्मूला C18H32O5 होता है। फिर इसी तरह के कुछ सब्सटेंस कार्बन जर्म आयल से आइसोलेट किए गए, जिन्हें नाम दिया गया ऑक्सिन बी, जो केमिकली ऑक्सिनोलिक एसिड होते हैं। और फिर बाद में 1934 में हेटेरोऑक्सिन आइसोलेट किया गया, जो कि केमिकली इंडोल 3 एसिटिक एसिड होता है। और ये अब तक का सबसे पॉपुलर और सबसे कॉमन ऑक्सिन है। अब हमारे पास ऑक्सिन के बारे में काफी सारी जानकारियां हैं, कई तरह के ऑक्सिन हमारे पास उपलब्ध हैं। इनमें से जितने भी ऑक्सिन हैं उनको हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक भाग होता है नेचुरल ऑक्सिन का, जो कि प्लांट के अंदर में नेचुरली प्रोड्यूस होते हैं, प्लांट इनको स्वयं बनाते हैं और ये प्लांट के अंदर अलग अलग तरह के फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं। इसमें से जो प्रमुख ऑक्सिन है वह इंडोल एसिटिक एसिड, इंडोल पायरुविक एसिड, इंडोल एसीटोनाइट्राइल। कुछ ऑक्सिन ऐसे भी हैं जो सिंथेटिक होते हैं, जिनको आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया जाता है लेबोरेटरीज में, और इनका उपयोग एग्रीकल्चर में, हॉर्टिकल्चर में किया जाता है। इनके कुछ एग्जाम्पल आपके स्क्रीन पर हैं। इंडोल 3 ब्यूटारिक एसिड, अल्फा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, 2,4-D। इसके बारे में आप पहले से जानते होंगे कि एक बहुत अच्छा वीडिसाइड है, हर्बिसाइड है और खरपतवार को नष्ट करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। 2,4,5-T और बीटा नेप्थलीन एसिटिक एसिड, ये कुछ सिंथेटिक ऑक्सिन है जो मार्केट में इजीली अवेलेबल है। यहाँ पर कुछ ऑक्सिन के केमिकल स्ट्रक्चर शो की गई है, जैसे इंडोल 3 एसिटिक एसिड है, 4-क्लोरो इंडोल 3 एसिटिक एसिड और इंडोल एसिटिल एस्पार्टिक एसिड। ये सारे ऑक्सिन हैं और इनकी स्ट्रक्चर पे आपको एरोमेटिक रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप जरूर दिखाई देंगे, क्योंकि ऑक्सिन की जो एक्टिविटी है वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप और एरोमेटिक रिंग पर ही निर्भर करती है। हम ऑक्सिन की कुछ फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर लेते हैं। ऑक्सिन चाहे वो नेचुरल हो या सिंथेटिक हो, इनका मॉलिक्यूलर वेट काफी कम होता है। सारे ऑक्सिन में आपको, जैसा अभी हमने देखा जब हम स्ट्रक्चर देख रहे थे, एक इंडोल रिंग या एरोमेटिक रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप अनिवार्य तौर पर होंगे। ऑक्सिन क्रिस्टलाइन होते हैं और वाटर में स्लाइटली सॉल्युबल होते हैं, पर ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में काफी अच्छे से डिसॉल्व हो जाते हैं, खासकर इथेनॉल, मेथेनॉल, एसीटोन में ये आसानी से सॉल्युबल है। जो ऑक्सिन है, हम जब इनको कल्चर मीडिया पे उपयोग में लाते हैं तो ये स्टेबल होते हैं, परसिस्टेंट होते हैं, काफी लंबे समय तक कल्चर मीडिया पे बने हुए होते हैं। केवल इंडोल 3 एसिटिक एसिड इसका अपवाद है, क्योंकि इंडोल 3 एसिटिक एसिड बहुत ज़्यादा स्टेबल नहीं होता है और वो बहुत जल्दी ऑक्सीडाइज भी होता है, इसलिए हम कल्चर मीडिया में सिंथेटिक ऑक्सिन का उपयोग करते हैं। जितने भी ऑक्सिन हैं ये सारे वीक ऑर्गेनिक एसिड होते हैं और ऑक्सिन की एक्टिविटी इस पे डिपेंड करती है कि एरोमेटिक रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच का डिस्टेंस कितना है। ऑक्सिन को एक्टिव होने के लिए एरोमेटिक रिंग और कार्बोक्सिलिक ग्रुप के बीच का डिस्टेंस 0.55 एंगस्ट्रॉम तक होना चाहिए। हम आगे बढ़ने से पहले ऑक्सिन के बायोसिंथेसिस पर भी एक नजर डाल लें कि लिविंग सेल के अंदर ऑक्सिन बनता कैसे है। ऑक्सिन जब भी सिंथेसाइज होता है तो वह ट्रिप्टोफैन डिपेंडेंट होता है। ऑक्सिन को बनाने के लिए ट्रिप्टोफैन नामक एमिनो एसिड की जरूरत पड़ती है और अलग अलग तरह के पाथवे हैं, पर वो सारे पाथवे ट्रिप्टोफैन से शुरू होते हैं। इसके अलावा ऑक्सिन को बनने के लिए जिंक की जरूरत पड़ती है और लाइट की जरूरत पड़ती है। लाइट एसेंशियल फैक्टर है, इसीलिए ऑक्सिन का जो फॉर्मेशन होता है, ऑक्सिन का जो प्रोडक्शन होता है वो शूट एपेक्स पर होता है।
रूट एपेक्स पर नहीं होता क्योंकि वहाँ पर लाइट नहीं पहुँच पाती है, और शूट एपेक्स पर ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस होता है और वहाँ से वो ट्रांसलोकेट होकर के, वहाँ से वो ट्रांसपोर्ट होकर के रूट एपेक्स तक पहुँचता है। इस डायग्राम में आप देखें, शुरुआत होती है ट्रिप्टोफैन एमिनो एसिड से, और इसके 3 पाथवे हैं जो आपको दिखाई दे रहे हैं। जो आपके बिल्कुल लेफ्ट साइड वाला पाथवे है जिसे हम IAM पाथवे कहते हैं, इंडोल 3 एसिटामाइड पाथवे। ये पाथवे केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है, और बैक्टीरिया में पाए जाने के पीछे रीजन ये है कि यहाँ पर जो एंजाइम्स काम करते हैं वो भी केवल बैक्टीरिया में ही पाए जाते हैं। तो अगर हम IAM पाथवे देखें तो आप देखें जो ट्रिप्टोफैन है वो कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटामाइड में, और यहाँ पर एक एंजाइम काम कर रहा है, कहलाता है ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज। ये एंजाइम केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। तो ट्रिप्टोफैन मोनोऑक्सीजिनेज की उपस्थिति में ट्रिप्टोफैन कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटामाइड में, और ये इंडोल 3 एसिटामाइड फिर कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में, यानी ऑक्सीजन में। और यहाँ पर भी एक एंजाइम काम करता है, कहलाता है इंडोल 3 एसिटामाइड हाइड्रोलेज, और यह एंजाइम भी केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। लेफ्ट साइड का जो पाथवे जिसे हम IAM पाथवे कहते हैं वो केवल बैक्टीरिया में पाया जाता है। दूसरा जो पाथवे है जिसे हम IAN पाथवे कहते हैं, ये कुछ प्लांट खासकर ब्रेसिकेसी, म्यूजेसी और पोएसी फैमिली के मेंबर्स में मिलता है। IAN पाथवे में जो ट्रिप्टोफैन है वो कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटल डॉक्सामाइन में, और ये इंडोल 3 एसिटल डॉक्सामाइन फिर कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल में, और यहाँ पर एक एंजाइम काम करता है नाइट्रिलेज, और ये नाइट्रिलेज इंडोल 3 एसिटोनाइट्राइल को फिर कन्वर्ट कर देता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड में या ऑक्सीजन में। तो ये 2 पाथवे हुए। इसका जो सबसे कॉमन पाथवे है वो आपको बिल्कुल सेंटर में दिखाई दे रहा है, इसे हम कहते हैं IPA पाथवे, इंडोल 3 पायरुविक एसिड पाथवे। इस पाथवे में जो ट्रिप्टोफैन है वो ट्रिप्टोफैन ट्रांसएमिनेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है इंडोल 3 पायरुविक एसिड में। ये इंडोल 3 पायरुविक एसिड डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में, और फिर डिहाइड्रोजनेज एंजाइम की उपस्थिति में इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटिक एसिड पे यानी ऑक्सीजन पे। तो ये 3 तरह के पाथवे हैं। कभी कभी आप देखें आपके राइट साइड पे एक डायग्राम और बना हुआ है, इस तरह का पाथवे भी पाया जाता है, पर बेसिकली ये IPA पाथवे का ही भाग है, क्योंकि इसका जो प्रोडक्ट होता है वो जाकर के IPA पाथवे में ही मिल जाता है, तो हम इसको IPA पाथवे के अंतर्गत ही सम्मिलित करते हैं। इस पे क्या होता है, जो ट्रिप्टोफैन होता है वो ट्रिप्टोफैन डिकार्बोक्सिलेज एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट होता है ट्रिप्टामाइन में, और ये ट्रिप्टामाइन फिर तुरंत कन्वर्ट हो जाता है इंडोल 3 एसिटल्डिहाइड में। इस बीच एक एंजाइम काम करता है एमिन ऑक्सीडेज। तो ये बायोसिंथेसिस का पाथवे है। 3 पाथवे आपको याद रखने हैं। IAM पाथवे जो केवल बैक्टीरिया में होता है, IAN पाथवे जो कि प्लांट में पाया जाता है और विशेष तौर पर ब्रेसिकेसी, म्यूजेसी और पोएसी फैमिली में, IPA पाथवे जो सबसे कॉमन पाथवे है, और अधिकांश प्लांट इसी पाथवे से बायोसिंथेसिस ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। देखिए, प्लांट बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसे आप इस डायग्राम की मदद से आसानी से समझ सकते हैं। हमारे पास 2 डायग्राम है, एक मोनोकॉट सीडलिंग का है जो आपके लेफ्ट साइड पर है, और राइट साइड पे हमने डाइकॉट सीडलिंग लिया हुआ है। और इन प्लांट बॉडी के अंदर, इन सीडलिंग के अंदर ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है उसको हमने 1 से लेकर के 10 के स्केल पे शो किया हुआ है। अगर स्केल में 1 है इसका मतलब है कि वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन सबसे कम है, और अगर 10 है इसका मतलब है कि ऑक्सीजन का जो कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है। अगर हम मोनोकॉट सीडलिंग की बात करें तो आप देखें इसका जो कोलियोक्टाइल का टिप है उस पर हमको 10 का स्केल दिखाई दे रहा है, यानी जो ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन है वो सबसे ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा होने के पीछे रीजन ये है कि ऑक्सीजन का सिंथेसिस भी इसी भाग पर होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि आपको कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देगा। फिर जब हम नीचे की ओर आते हैं तो कॉन्सेंट्रेशन इसका कम होते जा रहा है। आप देखें 8 है, 6 है, 4 है, और जो सीडलिंग का बीच वाला भाग है वहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन केवल 2 है। ये वो भाग है जहाँ पर ऑक्सीजन की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। जो इंटरकैरी वाला भाग होता है उस जगह पर ग्रोथ का काम जिबरेलिन के द्वारा किया जाता है। ऑक्सीजन केवल जो टिप होते हैं
जो ग्रोइंग एपेक्सेस होते हैं वहाँ पर अपना फिजियोलॉजिकल रोल प्ले करते हैं, वहाँ पर ग्रोथ को प्रमोट करते हैं। इसलिए जो भी ग्रोइंग एपेक्स होगा आपको उन्हीं जगहों पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देगा। तो कोलियोप्टाइल के टिप पे आपको ज़्यादा दिखाई दे रहा है, फिर ये डिक्रीज होते जा रहा है, और फिर जब हम रूट टिप पर आते हैं तो आप देखिए यहाँ पर कंसंट्रेशन आपको 7 दिखाई दे रहा है, यानी फिर से कंसंट्रेशन हाई हो गया है। तो टिप पे बना हुआ जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसपोर्ट होकर के रूट टिप तक पहुंचता है, क्योंकि रूट टिप पर लाइट नहीं होती है, लाइट वहां तक नहीं पहुंच पाती है, इसलिए रूट टिप ऑक्सीजन का सिंथेसिस नहीं कर पाता है, पर आवश्यकता वहां पर भी है। तो कोलियोप्टाइल टिप पे बना हुआ जो ऑक्सीजन है वो रूट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि ऑक्सीजन का प्रेजेंस, ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन हमेशा उन भागों में ज़्यादा होता है जहाँ पर ग्रोथ होती है। जो दूसरा डायग्राम है जिसपे हम डाइकॉट सिडलिंग देख रहे हैं, आप यहाँ पर भी देखें सेम चीज़ आपको दिखाई देगी। जो ग्रोइंग पार्ट है जैसे एपिकल बड है, शूट एपेक्स है और रूट टिप है, यहाँ पर आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा आप देखें बीच में ऑक्सिलरी शूट स्टेम है, यहाँ पर भी आपको कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई दे रहा है, 9 दिखाई दे रहा है। पर यहाँ पर जो ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन है वह लेटरल ग्रोथ को रोकने का काम करता है। तो आपको डाइकॉट लिंक पे भी जो जो ग्रोइंग भाग होंगे वहाँ पर ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन ज़्यादा दिखाई देगा। ग्रोथ कर रही हुई यंग लीफ पर भी आपको ज़्यादा दिखाई देता है। प्लांट बॉडी के अंदर में जो ऑक्सीजन डिस्ट्रीब्यूटेड है, जो ऑक्सीजन पाया जाता है वो 2 रूपों में पाया जाता है। एक को हम कहते हैं फ्री ऑक्सीजन और दूसरा कहलाता है बाउंड ऑक्सीजन। नाम से ही क्लियर है, फ्री ऑक्सीजन बिल्कुल फ्री है, यानी ये किसी दूसरे सब्सटेंस के साथ में बंधे हुए नहीं है, फ्री है। और ये ऐसे ऑक्सीजन होते हैं जिन्हें हम आसानी के साथ में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। आप इन्हें किसी ऑर्गेनिक सॉल्वेंट के साथ में एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। ये इजीली डिफ्यूजेबल हो सकते हैं और ये बायोलॉजिकली काफ़ी ज़्यादा एक्टिव होते हैं। जो बाउंड ऑक्सीजन है, यह ऑक्सीजन कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन के साथ में या एमिनो एसिड के साथ में बाउंड होते हैं, और इनको एक्सट्रैक्ट करने के लिए हमको कुछ कॉम्प्लेक्स मेथड की जरूरत पड़ती है, जैसे एंजाइमोलाइसिस, हाइड्रोलाइसिस, ऑटोलाइसिस, इन सब की जरूरत पड़ती है हमको बाउंड ऑक्सीजन को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ये इजीली डिफ्यूजेबल भी नहीं होता है और ये बायोलॉजिकली इनएक्टिव होता है। डायग्राम से हम प्लांट बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन के ट्रांसलोकेशन को, उसके ट्रांसपोर्ट को समझ सकते हैं। ट्रांसपोर्ट को समझने के लिए आपको 2 चीज़ों का ध्यान रखना है। एक तो ये कि ऑक्सीजन के ट्रांसलोकेशन के लिए एनर्जी की जरूरत पड़ती है, एनर्जी कंज्यूम की जाती है, और दूसरी चीज कि जो ट्रांसपोर्ट होता है वो ग्रेविटी इंडिपेंडेंट होता है, यानी जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है उसका असर ट्रांसलोकेशन पर नहीं पड़ता है। हमेशा ऑक्सीजन का जो ट्रांसलोकेशन है, जो ट्रांसपोर्ट है, वो पोलर होता है, एक पोल से दूसरी पोल की ओर होता है, और बेसिपिटल होता है। बेसिपिटल होता है इसका मतलब है कि ये ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। यहाँ पर ऊपर से नीचे की ओर जब हम कहेंगे तो ऊपर मतलब स्टेम होता है, शूट एपेक्स होता है, और नीचे यानी रूट एपेक्स होता है। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। आप देखें इस डायग्राम पे एक सीडलिंग है हमारे पास, और इसको हम 20 काट देते हैं तो हमारे पास एक छोटा सा पीस है। इस पीस में हमने ऊपर की ओर ए लिखा हुआ है, ये मार्फोलॉजिकली अपर साइड है, शूट एपेक्स वाला साइड है, और आप देखिए नीचे की ओर बी लिखा हुआ है, इसका मतलब है कि मार्फोलॉजिकली लोअर पार्ट है, यह आप इसको रूट वाला पार्ट मान सकते हैं। तो ऑक्सीजन का जो ट्रांसपोर्ट है वो हमेशा ए से बी की ओर ही होगा, यानी ऊपर से नीचे की ओर ही होगा, चाहे कंडीशन कोई से भी हो। आप देख लीजिए 2 अलग अलग तरह की सिचुएशन है। यहाँ पर आप ऊपर की ओर देखें, ये एक छोटा सा पीस जो हमने अभी काट कर अलग किया हुआ है, ए और बी। आप ए के ऊपर एक अगर ब्लॉक रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, वो आपको रेड कलर से दिखाई दे रहा है, और आप नीचे की ओर भी एक अगर ब्लॉक रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन नहीं है, वो आपको प्लेन दिखाई दे रहा है, व्हाइट कलर का दिखाई दे रहा है, यानी उसमें ऑक्सीजन की कोई मात्रा नहीं है। तो हम ए साइड पर यानी अपर साइड पर अगर ब्लॉक रखते हैं जिसमें ऑक्सीजन भरा हुआ है, तो आप देखेंगे कि जो ऑक्सीजन है वो ट्रांसलोकेट होते हुए नीचे की ओर यानी बी साइड की ओर भी पहुंच जाता है। तो नीचे का जो अगर ब्लॉक वो भी आपको रेड होता हुआ दिखाई देगा। इसी को हम आगे देखें, अगर हम ऑक्सीजन युक्त अगर ब्लॉक को नीचे की ओर रखते हैं बी की ओर, यानी जो मार्फोलॉजिकली लोअर पार्ट है, रूट वाला भाग है, तो
तो आपको ऑक्सीजन ऊपर की ओर चढ़ता हुआ दिखाई नहीं देगा। ए साइड पे जो हमने अगर ब्लॉक रखा हुआ है व्हाइट कलर का, वो व्हाइट ही रहता है, यानी ऑक्सीजन यहां तक नहीं पहुंच पाता है। एक दूसरी सिचुएशन पे आप देखें, हम जो सीडलिंग का पार्ट अपने काटा हुआ है उसे हम उल्टा कर देते हैं। अब आपने जो मार्फोलॉजिकल अपर पार्ट था ए उसे नीचे कर दिया, और मार्फोलॉजिकल जो लोअर पार्ट था बी उसे आपने ऊपर कर दिया है। अगर आप बी एंड पर ऑक्सीजन से भरा हुआ अगर ब्लॉक रखते हैं तो आप देखें ऑक्सीजन बी से ए की ओर नहीं जाता है। और अगर इसी एक्सपेरिमेंट में हम ऑक्सीजन युक्त अगर ब्लॉक को नीचे की ओर रखते हैं ए की ओर, तो आप लास्ट वाले डायग्राम में देखेंगे जो ऑक्सीजन है वो ए से बी की ओर जा रहा है, और ऊपर का जो अगर है, ऊपर का जो अगर ब्लॉक है जो व्हाइट था वो रेड होने लगा। तो इस एक्सपेरिमेंट से हमको ये चीजें पता चलती हैं कि ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट बेसिपिटल होता है, पोलर होता है, और हमेशा ऊपर से नीचे की ओर ही होता है। प्लांट बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को समझाने के लिए कई सारे व्यू हैं, कई सारी थ्योरीज हैं, और जो सबसे रिकॉग्नाइज मॉडल है उसे हम कीमियो-ऑस्मोटिक मॉडल कहते हैं। इस कीमियो-ऑस्मोटिक मॉडल में ऑक्सीजन सेल टू सेल कैसे मूवमेंट करता है उसे समझाया गया है। हम इस मॉडल को समझें इससे पहले आप दो टर्म दिमाग में बैठा लीजिए। एक को हम कहते हैं ऑक्सीजन इनफ्लक्स। ऑक्सीजन इनफ्लक्स का मतलब होता है सेल के अंदर ऑक्सीजन का आना, इनटेक होना। और दूसरा टर्म जो हम यूज करते हैं वो कहलाता है ऑक्सीजन इफ्लक्स, यानी सेल से ऑक्सीजन का बाहर निकल जाना। तो जब ट्रांसलोकेशन होता है सेल टू सेल, तो एक सेल में एक एंड से ऑक्सीजन इंटर करता है और दूसरे एंड से बाहर निकलता है, तो इनफ्लक्स होता है और इफ्लक्स होता है। इस डायग्राम पे आप देखें, आप बिल्कुल बीचों बीच देखें, आपको सबसे ऊपर वाली कोशिका पे ऑक्सीजन लिखा हुआ दिखाई दे रहा है IAA, और वो आयोनिक फॉर्म में है। सेल के अंदर में ऑक्सीजन दो रूप में पाया जाता है, एक को कहा जाता है आयोनिक फॉर्म और एक को कहा जाता है प्रोटोनेटेड या अनडिसोसिएटेड फॉर्म, जिसको हम IAAH से शो करते हैं। तो IAAH अनडिसोसिएटेड या प्रोटोनेटेड फॉर्म है, और जो IAA है वो डिसोसिएटेड या आयोनिक फॉर्म है। इसके अलावा आप देखें सेल के बीच का जो pH है वो 7 है। जो सेल के अंदर साइटोप्लाज्म है उसका pH 7 होता है, और जो सेल वॉल है वहां का pH आपको 5 दिखाई दे रहा है। तो लो pH आपको सेल वॉल में दिखाई देगा। ये लो pH ऑक्सीजन की एक्टिविटी के कारण ही होता है, ये आगे चल करके हम डिस्कस करेंगे। अब सेल टू सेल जब ऑक्सीजन मूवमेंट करेगा तो वो दो तरह से करेगा। वो सेल वॉल से भी होते हुए आएगा, पैसिव ऑक्सीजन इनफ्लक्स भी होगा, और वो बिल्कुल बीचों बीच सेल टू सेल मूवमेंट करेगा। तो हम पहले अपने राइट साइड वाला मूवमेंट देख लें। आप देखिए, आपको पहली सेल के नीचे लिखा हुआ दिखाई दे रहा है IAAH, यानी ऑक्सीजन का ये अनडिसोसिएटेड फॉर्म है, और चूंकि सेल वॉल का pH कम होता है तो ये सीधे सीधे सेल वॉल टू सेल वॉल दूसरी सेल में पहुंच जाता है। तो ये बीच वाली कोशिका में पहुंच गया, और बीच वाली कोशिका में पहुंचने के बाद फिर ये डिसोसिएटेड होता है, डिसोसिएटेड फॉर्म में आयोनिक फॉर्म में चेंज हो जाता है, और आयोनिक फॉर्म फिर आगे की ओर मूवमेंट करता है। ये आयोनिक फॉर्म है। अब देखिए सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास में एंजाइम है एटीपेज, वो भी काम कर रहा है। तो यहां पर लगातार एटीपी का ब्रेकडाउन होते रहता है। तो एक तरह का ट्रांसलोकेशन इस तरह का हुआ कि IAAH सेल वॉल से होता हुआ एक सेल से दूसरी सेल में जाता है, पैसिव इनफ्लक्स होता है। जो दूसरा पार्ट है वो बिल्कुल सेंटर पे आपको दिखाई देगा। आप ऊपर वाली सेल देखें, आपको IAA दिखाई दे रहा है आयोनिक फॉर्म में, वो बीच वाली कोशिका जो दूसरे नंबर की कोशिका है उसमें इंटर करता है, उसका इन्फ्लक्स होता है। और आप देखें उस सेल के बीच में आपको एक गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है जिसे हम कहते हैं ऑक्सीजन इन्फ्लक्स कैरियर प्रोटीन। इसको हम शो करते हैं OX1 से, AUX1। तो सेल के अंदर में ऑक्सीजन को इंटर करने के लिए आपको ऑक्सीजन इन्फ्लक्स कैरियर प्रोटीन या OX1 की जरूरत पड़ती है। आयोनिक फॉर्म इस कैरियर प्रोटीन के साथ में बनता है और वह पहुंच जाता है सेल के अंदर, तो उसका इन्फ्लक्स हो गया। फिर जब ये बाहर निकलेगा उसका इफ्लक्स होगा,
तो वहाँ पर फिर कुछ प्रोटीन काम करते हैं जो ऑक्सीजन को बाहर निकालने के लिए मदद करते हैं। आप लोअर सरफेस पे देखें बीच वाली कोशिका के, फिर से आपको एक गोल सी स्ट्रक्चर दिखाई दे रही है, और यह ऑक्सीजन इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन है जिसको हम पिन प्रोटीन कहते हैं। पिन इसलिए कहते हैं क्योंकि इसका जो शेप है वो पिन के जैसा होता है। तो जो आयनिक फॉर्म होता है ऑक्सीजन का, वह पिन प्रोटीन के साथ में बन जाता है और सेल से बाहर निकल जाता है। तो जब सेल टू सेल ट्रांसपोर्ट होता है ऑक्सीजन का, तो दो तरह के कैरियर प्रोटीन आपको ध्यान रखने हैं। जब भी इन्फ्लक्स होगा यानी ऑक्सीजन सेल के अंदर आएगा तो वहां पर ऑक्स1 कैरियर प्रोटीन काम करेगा, और जब ऑक्सीजन सेल से बाहर निकलेगा तो वहां पर इफ्लक्स कैरियर प्रोटीन पिन प्रोटीन काम करेगा जो ऑक्सीजन को सेल से बाहर निकालने में मदद करता है। सेल के अंदर जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है तो इस ट्रांसपोर्ट को रोकने के लिए कुछ सब्सटेंस काम करते हैं जिन्हें हम ऑक्सीजन इनहिबिटर्स कहते हैं। ये ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को इनहिबिट करते हैं, और इनका जो इनहिबिशन होता है वो प्रायः इफ्लक्स लेवल पर होता है। जब ऑक्सीजन सेल से बाहर निकलता है उसी समय यह ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट को ब्लॉक करते हैं। तो जो प्रमुख तौर पर ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट इनहिबिटर्स हैं वह है एनपीए, टीआईबीए, सीपीडी और ग्रेविसिन। ये चारों ऑक्सीजन इफ्लक्स को बाधित करते हैं, ब्लॉक करते हैं। जो एक इनहिबिटर है जिसे हम NOA कहते हैं, नेप्थोऑक्सी एसिटिक एसिड, यह ऑक्सीजन इन्फ्लक्स को ब्लॉक करता है। तो ये सारे इनहिबिटर या तो ऑक्सीजन को सेल के अंदर आने में रोकेंगे, ब्लॉक करेंगे, या सेल से बाहर जाने में उसके इफ्लक्स को बाधित करते हैं, ब्लॉक करते हैं। प्लांट बॉडी के अंदर में ऑक्सीजन का बायोसिंथेसिस होता है, तो उसी तरह उसका डिस्ट्रक्शन भी होता है, उसका इनएक्टिवेशन भी होता है। और ऑक्सीजन के इनएक्टिवेशन में ऑक्सीडेशन की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। तो जब भी ऑक्सीजन का डिस्ट्रक्शन होगा, डिग्रेडेशन होगा, तो ऑक्सीडेशन के फलस्वरूप होगा। आप इस डायग्राम पे देखिए, इंडोल 3 एसिटिक एसिड है। यहाँ पर हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ऑक्सीजन भाग लेते हैं, एंजाइम भाग लेता है, इसे हम इंडोल 3 एसिटिक एसिड ऑक्सीडेज कहते हैं या पेरोक्सीडेज कहते हैं। इस एंजाइम के प्रेजेंस में इंडोल 3 एसिटिक एसिड कन्वर्ट हो जाता है 3-मेथिलीन ऑक्सी इंडोल में, और ये जो 3-मेथिलीन ऑक्सी इंडोल है यह ऑक्सीजन डिस्ट्रक्शन का मेजर इंड प्रोडक्ट है। ऑक्सीजन जब भी डिग्रेड होंगे तो आपको 3-मेथिलीन ऑक्सी इंडोल मिलेगा, और इस क्रिया में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी रिलीज होती है। तो आप देखें जो लेटरल अटैचमेंट था इंडोल 3 एसिटिक एसिड में CH2COOH, उसमें से कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज हो जाती है। डायग्रामों से आपको मोटे मोटे तौर पर आइडिया हो जाएगा कि ऑक्सीजन सेल के अंदर काम कैसे करता है। आप दोनों डायग्राम पे देखिए, जो ऑक्सीजन है वो सेल के अंदर इंटर करता है अलग अलग बाइंडिंग प्रोटीन के द्वारा, रिसेप्टर प्रोटीन के द्वारा, और अंदर पे जाने के बाद ये अनेक तरह के कार्य करता है। ये सेल की सेल वॉल को लूज करता है, ये ऑस्मोटिक प्रेशर को चेंज करके वाटर एब्जॉर्प्शन को बढ़ाता है, ये ग्रोथ प्रोटीन का निर्माण करता है। आप देखें जो सेकेंड डायग्राम है उस पर ये सेल के अंदर जाने के बाद सेकेंडरी मैसेंजर का प्रोडक्शन करता है, और वो सेकेंडरी मैसेंजर फिर अलग अलग पाथवे पे चले जाते हैं। तो कुछ एटीपी सिंथेसिस पे चले जाते हैं, क्योंकि जब भी एंजाइम की एक्टिविटी होती है रेस्पिरेशन की रेट बढ़ती है, एटीपी का फॉर्मेशन बढ़ता है। कुछ सिग्नल गॉल्जी बॉडी के पास चले जाते हैं, कुछ जो सिग्नल हैं वो पहुंच जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर डीएनए में, ये जाकर जीन को एक्टिवेट करते हैं, और फिर ये जो एक्टिवेटेड जीन है वो मैसेंजर आरएनए बनाता है। मैसेंजर आरएनए वापस साइटोप्लाज्म में आता है और ग्रोथ प्रोटीन का निर्माण होता है। तो एंजाइम कई तरह से काम करता है सेल के अंदर जाने के बाद। वो यहाँ पर हम ऑक्सीजन के एक्शन के मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं कुछ पॉइंट्स में। जो पहला पॉइंट है वो कहता है प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन बाइंडिंग रिसेप्टर। ये आपने पहले भी देखा है, जब भी एक्शन करेगा तो सेल के अंदर पहुंचने के लिए इसे कुछ बाइंडिंग रिसेप्टर की जरूरत पड़ती है, जिसे हम ABA1 के रूप में जानते हैं। और ये जो एंजाइम बाइंडिंग रिसेप्टर्स है यह 2 पॉलीपेप्टाइड का बना हुआ डाइमर होता है, जिनमें से प्रत्येक का भार 22 किलो डाल्टन के आसपास होता है। ऑक्सीजन इंड्यूस ग्रोथ में जो लेग टाइम है वो मिनिमम 10 मिनट का होता है। लेग टाइम क्या है, आपने अगर ग्रोथ पढ़ा होगा तो आपने सिग्माइड कर्व पढ़ा होगा। ग्रोथ की शुरुआत होती है तो इनिशियल स्टेज पर ये धीमी होती है जिसे हम लेग फेज कहते हैं, फिर एक इसमें तेजी दिखाई देती है जिसे हम लॉग फेज कहते हैं, और बाद में जाकर के हमको स्टेडी फेज दिखाई देता है जहां पर ग्रोथ स्थिर हो जाती है। इस शुरुआती दौर को हम लेग टाइम कहते हैं।
और ग्रोथ को शुरुआत होने में अगर ऑक्सिन इंड्यूस्ड ग्रोथ है तो कम से कम 10 मिनट का समय लगता है। तो आप देख सकते हैं कि ऑक्सिन कितने फास्ट काम करता है। और अगर मीडियम में KCl और सुक्रोज की मात्रा है तो ये जो लेग टाइम है जो 10 मिनट का, ये थोड़ा प्रोलॉन्ग होता है, थोड़ा डिले होता है। तो KCl और सुक्रोज ऑक्सिन की एक्टिविटी को थोड़ा डिले करते हैं। इसके अलावा ऑक्सिन सेल वॉल एक्सटेंसिबिलिटी को भी चेंज करता है, इंक्रीज करता है। सेल वॉल की लूजनिंग होती है, सेल वॉल का एक्सपेंशन होता है और ऑस्मोटिक अपटेक ऑफ वाटर बढ़ता है। तो सेल की जो सेल वॉल होती है वो काफी हद तक लूज हो जाती है और इस फिनोमेना को हम स्ट्रेस रिलैक्सेशन भी कहते हैं। इसके अलावा एक थ्योरी दी गई एक्शन को समझने के लिए जिसे हम एसिड ग्रोथ हाइपोथेसिस कहते हैं। इस थ्योरी को सबसे पहले रॉयल और क्लेलाइड जो कि अमेरिका के साइंटिस्ट थे 1970 में, और इसके बाद जर्मनी के साइंटिस्ट हेगर, मेंजेल और क्रॉस ने दिया था। इन्होंने बताया कि सेल की जो लूजनिंग होती है उसमें हाइड्रोजन आयन इन्वॉल्व होता है। हाइड्रोजन आयन साइटोप्लाज्म से सेल वॉल की ओर ट्रांसपोर्ट होते हैं और जिससे सेल वॉल का pH कम हो जाता है। आपने जब ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट पढ़ा है तो वहां पर भी देखा है सेल वॉल का pH 5 होता है। और चूंकि सेल वॉल का एसिडिफिकेशन होता है तो एसिडिफिकेशन के बाद सेल वॉल वहां पर लूज हो जाती है और यहाँ पर कई तरह के लूजनिंग एंजाइम्स भी काम करते हैं। इसके अलावा जब ऑक्सीजन कार्य करता है तो सेल वॉल की लूजनिंग के लिए एक प्रोटीन भी काम करता है जिसे हम एक्सपेंसिन कहते हैं। जानते हैं कि सेलुलेज, हेमिसेलुलेज, पेक्टिनेज ये सारे वॉल लूजनिंग एंजाइम्स हैं जो कि ऑक्सीजन इंड्यूस लो pH में एक्टिवेट होते हैं। पर चूंकि इन एंजाइम की एक्टिविटी इरिवर्सिबल होती है अतः ग्रोथ के समय यह कार्य नहीं करते। अब यह साबित हो गया है कि वॉल लूजनिंग प्रोटीन एक्सपेंसिन लो pH पर कार्य करता है और ऑक्सीजन एक्शन में मदद करता है। ऑक्सीजन इंड्यूस वॉल लूजनिंग में कुछ नए पॉलीसेकेराइड का फॉर्मेशन भी होता है। अभी हमने ऑक्सीजन की एक्शन के मैकेनिज्म को समझा। अब ये मैकेनिज्म मॉलिक्यूलर लेवल पे कैसे होती है ये समझ लेते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर मैकेनिज्म है ऑक्सीजन एक्शन की। और आप देखें कि यह हमने पहले भी देखा है कि ऑक्सीजन बाइंडिंग रिसेप्टर्स आपको दिखाई देते हैं, ये डिस्कवर किए गए हैं। तो ऑक्सीजन बाइंडिंग रिसेप्टर जिसे हम ABP1 कहते हैं यह सेल में पाया जाता है और यह एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ल्यूमेन में स्थित होता है और यह माना जाता है कि यह सेल सरफेस पर आकर के एक्टिवेट होता है। इसके अलावा जो नीचे के 3 पॉइंट हैं जो कहते हैं कि ऑक्सीजन कॉज रैपिड चेंज इन जीन एक्टिविटी, कुछ सिग्नलिंग इंटरमीडिएट्स होते हैं और 2 तरह के ऑक्सीजन इंड्यूस जीन होते हैं, इनको हम एक साथ समझने की कोशिश करते हैं। अभी हमने थोड़ी देर पहले देखा था कि ऑक्सीजन इंड्यूस ग्रोथ में जो लेग टाइम होता है वो 10 मिनट का होता है और ये बहुत कम समय है। इतनी समय में जीन एक्टिव हो जाए, वो मैसेंजर RNA बना ले, मैसेंजर RNA से प्रोटीन बन जाए, ऐसा थोड़ा मुश्किल लगता है। ऐसा भी माना जाता है कि ऑक्सीजन एक्शन में कुछ सेकेंडरी मैसेंजर जैसे कैल्शियम और साइक्लिक AMP भी काम करते हैं। सेल के अंदर 2 तरह के जीन की कैटेगरी है जो ऑक्सीजन के द्वारा इंड्यूस होते हैं। ये अर्ली जीन और लेट जीन कहलाते हैं। जिन जीन का एक्सप्रेशन जल्दी होता है उन्हें हम अर्ली जीन कहते हैं और जिनका एक्सप्रेशन लेट होता है उन्हें हम लेट जीन कहते हैं। तो जो अर्ली जीन है ऐसा माना जाता है कि इनके एक्सप्रेशन के लिए आवश्यक जो प्रोटीन है वो पहले से ही सेल में मौजूद होते हैं, केवल इनको सिग्नलिंग के द्वारा एक्टिवेट किया जाता है। और यही कारण है कि जो एंजाइम सिंथेसिस इनहिबिटर है साइक्लोहेक्सामाइड, उसका असर अर्ली जीन पर नहीं होता है, ऑक्सीजन के एक्सप्रेशन पर नहीं होता है। जो लेट जीन है उनकी एक्टिविटी थोड़ी डिले होती है। यह अपने आप को एक्सप्रेस करने के लिए लंबा समय लेते हैं। यह ऑक्सीजन से इंड्यूस तो होते हैं पर इनके एक्सप्रेशन के लिए आवश्यक एंजाइम का निर्माण तुरंत होता है। तो एंजाइम के प्रोडक्शन को एंजाइम सिंथेसिस इनहिबिटर साइक्लोहेक्सामाइड के द्वारा हम रोक सकते हैं, ब्लॉक कर सकते हैं। तो 2 तरह के एंजाइम ऑक्सीजन के द्वारा इंड्यूस होते हैं। अर्ली जीन का एक्सप्रेशन आपको जल्दी दिखाई देगा, लेट जीन का एक्सप्रेशन हमको थोड़ा डिले दिखाई देगा, लेट दिखाई देगा। तो हमने
ऑक्सीजन का सिंथेसिस देख लिया, उसकी डिस्कवरी देख ली, उसकी स्ट्रक्चर हमने देख ली, हमने ट्रांसपोर्ट देख लिया, और हमने ये भी देखा कि ऑक्सीजन का जो एक्शन होता है उसका मॉलिक्यूलर बेसिस क्या है, वो किस तरह से एक्शन करता है। अब हम ऑक्सीजन के कुछ फिजियोलॉजिकल रोल देख ले जो प्लांट बॉडी के अंदर एक्सप्रेस किए जाते हैं। इसका सबसे पहला और सबसे महत्वपूर्ण काम है सेल इलॉन्गेशन और लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ इन प्लांट। यह हमेशा प्लांट की लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ को बढ़ाता है, सेल की लंबाई को बढ़ाता है, इलॉन्गेशन करता है। और आप देखें ये जो डायग्राम बना हुआ, चार्ट बना हुआ है, उसमें आपको समझ में आ जाएगा ऑक्सीजन से जब जीन इंड्यूस होते हैं तो मैसेंजर आरएनए बनाते हैं। मैसेंजर आरएनए साइटोप्लाज्म में जाकर के अलग अलग तरह के प्रोटीन बनाता है, और इस प्रोटीन के द्वारा सेल का इनलार्जमेंट होता है। इसके साथ साथ सेल में वाटर एब्जॉर्प्शन बढ़ता है, सेल वॉल लूजनिंग होती है, हमने पहले देखा है, और इन सारे फैक्टर से लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ होती है, सेल इलॉन्गेशन होता है। जो दूसरा फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सीजन का, वह है सेल डिवीजन इन कैम्बियम। कैम्बियम सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कैम्बियम में टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है, जाइलम और फ्लोएम बनते हैं, और कैम्बियम एक मेरिस्मेटिक टिश्यू है। मेरिस्मेटिक टिश्यू है, इसका मतलब है कि ऑक्सीजन वहां पर इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। यह भी माना जाता है कैम्बियम में होने वाले सेल डिवीजन में ऑक्सीजन अकेले काम नहीं करता, ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन भी पार्टिसिपेट करता है, और ये दोनों हार्मोन मिलकर के सेल डिवीजन इन कैम्बियम करते हैं। जो तीसरा फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सीजन का, वह है सेल डिवीजन इन टिश्यू कल्चर। इस बारे में हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जब भी टिश्यू कल्चर होता है तो वहां पर ऑक्सीजन हार्मोन कल्चर मीडिया का इंटीग्रल पार्ट है, उसकी आवश्यकता होती ही है। ऑक्सीजन के अलग अलग कंसंट्रेशन का उपयोग अलग अलग तरह के टिश्यू का डिफरेंशिएशन और ग्रोथ के लिए किया जाता है। आपको रूट इनिशिएशन करना है, आपको कैलस फॉर्मेशन करना है, यह आपके उद्देश्य पे डिपेंड करता है कि ऑक्सीजन की कितनी कंसंट्रेशन हम उपयोग में लाएंगे। जिस ऑक्सीजन का हम उपयोग करते हैं टिश्यू कल्चर में प्राय वो सिंथेटिक होते हैं, क्योंकि वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। जो फोर्थ फिजियोलॉजिकल रोल है ऑक्सीजन का, वह है रूट इनिशिएशन। ऑक्सीजन रूट के लॉन्गिट्यूडिनल ग्रोथ का विरोध तो करते हैं, उसको इनहिबिट तो करते हैं, पर लेटरल रूट्स को ये इनिशिएट करते हैं। तो हॉर्टिकल्चर में, एग्रीकल्चर में अगर हमको किसी कटिंग में रूट इनिशिएट करनी है तो हम वहां पर हार्मोन का उपयोग करते हैं, तो लेटरल रूट आपको इनिशिएट होती हुई दिखाई देगी। मार्केट में भी रूटेक्स नाम का एक प्रोडक्ट मिलता है जो ऑक्सीजन से बना हुआ होता है, और अगर आप रूटेक्स का लेप कर दें कटिंग पे तो तेजी के साथ में हमको रूट का डेवलपमेंट दिखाई देगा। तो ये रूट इलॉन्गेशन को इनहिबिट करता है, पर रूट इनिशिएशन को प्रमोट करता है। ऑक्सीजन का अगला फिजियोलॉजिकल रोल है कि ये प्लांट पर एपिकल डोमिनेंस रखता है। एपिकल डोमिनेंस का मतलब होता है जब तक प्लांट का शूट एपेक्स मौजूद है लेटरल ग्रोथ नहीं हो पाएगी, और अगर हम शूट एपेक्स को हटा देते हैं, रिमूव कर देते हैं, तो लेटरल ब्रांचेस अच्छे से ग्रोथ करती है। इसे हम एपिकल डोमिनेंस कहते हैं। और ऐसा भी माना जाता है कि एपिकल डोमिनेंस के लिए केवल ऑक्सीजन रिस्पॉन्सिबल नहीं है, ऑक्सीजन के साथ साइटोकाइनिन और एब्सिसिक एसिड भी मिलकर के एपिकल डोमिनेंस की क्रिया को करते हैं। इसके अलावा ऑक्सीजन एब्सिशन लेयर को बनने से रोकने में भी काम करता है, और इस तरह से यह प्रीमेच्योर लीफ और फ्रूट की शेडिंग को कंट्रोल करने में उपयोग में लाया जाता है। प्लांट में पार्थेनोकार्पी को भी इंड्यूस करता है, प्रमोट करता है, और आजकल ऑक्सीजन का उपयोग हम सीडलेस फ्रूट के प्रोडक्शन में करते हैं। पार्थेनोकार्पी में बेसिकली होता यह है कि जो अनपॉलिनेटेड फ्लावर है वो सीधे ही फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं। आप डायग्राम से समझ लें, सामान्य तौर पर अगर फ्लावर में पॉलिनेशन ना हो तो उसकी शेडिंग हो जाती है, पर अगर हम इन फ्लावर के ऊपर में ऑक्सीजन हार्मोन स्प्रे कर दें तो वो फ्लावर बिना पॉलिनेशन के भी फ्रूट में कन्वर्ट हो जाते हैं, और इस तरह से जो बनने वाले फ्रूट हैं ये साइज में बड़े होते हैं, सीडलेस होते हैं, और इनका मार्केट वैल्यू काफ़ी अच्छा होता है। तो हॉर्टिकल्चर पे या सीडलेस फ्रूट का प्रोडक्शन करने के लिए इस तरीके को उपयोग में लाया जाता है। इसके अलावा ऑक्सीजन का उपयोग वीट के इरिडिकेशन में भी किया जाता है। ये अच्छे वीडिसाइड होते हैं, जैसे कि 2,4-D आपने नाम सुना हुआ है। यह प्लांट में फोटोसिस्टम 2 को इनहिबिट करते हैं, रोकते हैं। इसके अलावा ये एक्सटेंसिव ग्रोथ को प्रमोट करते हैं, जिससे प्लांट की डेथ हो जाती है। ऑक्सीजन सेल के अंदर एंजाइमेटिक एक्टिविटी को भी प्रमोट करते हैं। ऑक्सीजन एस्पर्टिक एसिड के साथ में कॉन्जुगेट होकर के एंजाइम एक्टिविटी को प्रभावित करता है, खासकर
तंबाकू के पौधे में ये परऑक्सीडेज एंजाइम को एक्टिवेट करता है। यह ऑक्सीजन हार्मोन के कुछ दूसरे फिजियोलॉजिकल रोल हैं। ये प्लांट बॉडी के अंदर पे रेस्पिरेशन को प्रमोट करता है। जब भी ऑक्सीजन एक्शन करेगा तो रेस्पिरेशन की रेट हमेशा हाई होती है, एटीपी का सिंथेसिस ज़्यादा होता है, और हमने ये देखा है कि ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट के लिए हमको एनर्जी चाहिए, सेल की डिवीजन के लिए हमको एनर्जी चाहिए, तो वो सारी एनर्जी रेस्पिरेशन के थ्रू हमको मिलती है। तो रेस्पिरेशन की रेट हमेशा आपको हाई दिखाई देगी। ऑक्सीजन फ्रूट के स्वीटनिंग के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है। ये फ्रूट में पाइजेनॉल स्टार्च को शुगर में कन्वर्ट करता है और इस तरह से फ्रूट की मिठास को ये बढ़ाता है। इसके अलावा ये भी देखा गया है कि अगर हम फ्लावर के ऊपर में या इन्फ्लोरेसेंस के ऊपर में ऑक्सीजन का स्प्रे करें तो हमको फीमेल फ्लावर ज़्यादा मिलते हैं। तो ये फीमेलनेस को प्रमोट करता है फ्लावर्स में। तो ये ऑक्सीजन के कुछ महत्वपूर्ण फिजियोलॉजिकल रोल थे जिनके बारे में हमने यहाँ पर डिस्कस किया है। प्लांट के अंदर हम ऑक्सीजन हार्मोन की उपस्थिति, उसकी कंसंट्रेशन को बायोएसिड टेस्ट से जान सकते हैं। बायोएसिड टेस्ट बेसिकली लिविंग पार्ट में किसी पर्टिकुलर केमिकल की उपस्थिति को पता करने के लिए किया जाता है। ऑक्सीजन की क्वांटिटी या ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन पता करने के लिए हम एविना कर्वेचर टेस्ट और स्प्लिट पी टेस्ट करते हैं। एक चीज हमको और ध्यान रखनी है कि जब हम ऑक्सीजन पढ़ते हैं तो एक टर्म यूज होता है, इसे कहा जाता है सुप्रा ऑप्टिमा। इसका मतलब है कि अगर सेल में ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन 10 ppm से ज़्यादा हो जाएगी तो ऑक्सीजन प्लांट सेल की डेथ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। इस घटना को हम सुप्रा ऑप्टिमा कहते हैं। मुझे लगता है कि ऑक्सीजन हार्मोन की मैकेनिज्म, उसके फिजियोलॉजी के रोल आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। धन्यवाद।